देखिए, जो प्रोफेसर रतन लाल को जिस तरह से अनडेमोक्रेटिकली अरेस्ट किया गया है, वो कोई नई बात नहीं। ऐसा हम देखते हैं कि ये जो हमारी स्टेट मशीनरी है और स्पेशली जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उसने बार बार इस तरह से जो भी वॉइसेस सोशल जस्टिस के लिए बात करती रही हैं, सामाजिक न्याय के लिए बात कर रही हैं और मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी हाशियाई वर्गों के बारे में बात करती रही है, उनके ऊपर बार बार इस तरह का टारगेटेड अटैक करना बीजेपी और आरएसएस की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है। और उसी सिलसिले के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल को भी अरेस्ट किया गया है। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। तो ये लॉयर साहब हैं जिन्होंने ये याचिका डाली है, उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। पर इसके अंदर ये सोचने की बात है कि ये जो धार्मिक भावनाएं हैं ये किसी के फेसबुक पोस्ट से ही आहत होती हैं। जब धर्म का नाम लेके दंगे करवाए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, तब किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होती हैं। जब धर्म के नाम पर किसी को पब्लिक स्पेसेस से बाहर निकाला जाता है, तब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। तो ये जो धार्मिक भावनाओं का कवर लेके ये सरकार बार बार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी साजिश है जो अभी भी चलती जा रही है। पर ये ज़रूर है कि जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस है, वो आज यहाँ पे खड़ी हैं और प्रोफेसर रतन लाल की अरेस्ट का विरोध कर रही हैं। और हम और भी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे और इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तानाशाही बिहेवियर को हम लोग नहीं चलने देंगे इस देश में। देखिए, जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, उसको सरकार का लैपडॉग कहा जा सकता है कि सरकार का लैपडॉग कहा जा सकता है कि सरकार जो भी बोले वो हाँ में हाँ मिलाने के लिए राजी हैं। जो सरकार अपनी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहता है, उसके अंदर वो तरह तरह की नफरती कम्युनल बातें करके, भाषण देके वो इस एजेंडा को आगे बढ़ाने का हर वक्त काम करते हैं। अब इन्हीं मीडिया चैनलों का अगर एक विश्लेषण कर दिया जाए और ये देखा जाए कि ये रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे कितने डिबेट करते हैं और जब किसी को आराध्य घोषित करना होता है किसी स्ट्रक्चर को, तो कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ये लोग अपना वर्डिक्ट जरूर दे देते हैं, जिससे जनता के अंदर इस तरह की भ्रांतियां फैलती रहे। तो ये जो मीडिया है, इसको भी जो प्रोग्रेसिव जनता है, इस मीडिया के ऊपर सवाल उठाने का ज़रूरत है कि हमारे मूलभूत मुद्दों को दरकिनार करके किस तरह से ये इसी तरह का कम्युनल एजेंडा हमारे बीच में फैलाती है कि हम कभी सजग ना हो। आगे की रणनीति यही है कि पुरजोर तरीके से हम लोग डटे रहेंगे, अगर और डेमॉन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे इसके अंदर, और इससे भी बड़ी संख्या के अंदर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। जो स्टूडेंट और टीचर कम्युनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए खड़ी है, वो उनके बीच में और व्यापक कैंपेन करके हम लोग और पुरजोर तरीके से स्टेट के खिलाफ इस अनडेमोक्रेटिक अरेस्ट का विरोध करेंगे। आपको तो नहीं लगता क्या कल को आपके ऊपर कार्रवाई होगी स्टूडेंट्स? देखिए, जो हमारा विशेषाधिकार होता है वो तब तक ही विशेषाधिकार रहता है जब तक वो और लोगों के पास भी हो। आज प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर अटैक हुआ है, कल प्रोफेसर हनी बाबू के ऊपर अटैक हुआ था, उससे पहले प्रोफेसर साई बाबा के ऊपर अटैक हुआ था। और इस तरह से एक एक करके चेरी पिक करके जो भी इनके खिलाफ बात करते हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इससे डरे नहीं और हम साथ में इकट्ठे होकर एकजुट होकर इसके खिलाफ एक कॉमन स्टैंड लें, एक मजबूत स्टैंड लें, जिससे ये किसी और के साथ होना नॉर्म ना बन जाए। देखिए, मैं उसके समर्थन में हूँ या मैं उसके अगेंस्ट हूँ, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। प्रोफेसर रतन लाल का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो उस तरह का फेसबुक पोस्ट लिखे। मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, दिस इज़ बियॉन्ड द क्वेश्चन। ये इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आप धार्मिक भावनाएं आहत करने के विरोध में हैं या फिर उसके समर्थन में हैं। हम इस नैरेटिव को रिफ्यूज़ करते हैं। सॉरी, आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए, आस्था को ठेस पहुंची है, कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या व्यापक जनता जो है, मेहनतकश जनता है इस देश की, वो क्या बैठ के डॉक्टर रतन लाल का फेसबुक पोस्ट ही पढ़ती है जो उसकी धार्मिक भावनाएं उससे इतनी आहत हो जाती हैं? इस देश में तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। मैं आपको बता दूँ, कोरोना लॉकडाउन के अंदर इतने लोग मच्छर मक्खियों की तरह मरने के लिए मजबूर हुए इस व्यवस्था के अंदर। मेरी भी भावनाएं आहत हुई, पर मेरी उन आहत भावनाओं की क्या कोई सुनवाई है इस सरकार के अंदर? इस यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 30 साल से कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया है। मेरी भावनाएं आहत होती है, यहाँ पे जनता व्यापक आंदोलन करती है, पर क्या उन भावनाएं आहत होने का कोई भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है इस सरकार के अंदर? तो ऐसा क्यों है कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की ही भावनाएं आहत होना एक मुद्दा है जिसको एक एक हफ्ते तक प्राइम टाइम मीडिया के ऊपर डिबेट किया जाएगा?
भावनाएं कई तरीकों से आहत होती हैं। जनता आंदोलन के अंदर आंदोलनरत है, पर उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। जी, तो उसको लेके ही चल रहा है। ये कोई नई स्क्रिप्ट तो है नहीं, ये तो पहले ही ऐलान कर दिए गए थे ना कि अब मंदिर बन गया है, अभी कुछ बाकी है। ये ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, तो स्क्रिप्ट तो शायद पहले ही लिख ली गई थी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, कल कोई और मस्जिद होगी, कोई और मज़ार होगी, कोई और मंदिर होगा, और हमको लगातार इसी झूठे डिबेट में, इसी झूठी बात के अंदर फंसाए रखा जाएगा, जिससे हमारे मूलभूत मुद्दे कभी सामने ना आ पाए, जिससे बड़े स्तर के ऊपर केवल यही बात हो कि हिंदू और मुसलमान अलग है। हम अलग नहीं हैं। मेहनतकश जनता एक है, मेहनतकश जनता का हित एक है। हम सबको अस्पताल चाहिए, हम सबको स्कूल चाहिए, हम सबको रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए। तो हमको अलग अलग करने के जो ध्रुवीकरण के प्रयास हैं इस सरकार के, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, भगवान के नाम पे, हम इनका पूर्ण रूप से इसे खारिज करते हैं। अब भारत राष्ट्र की जगह हिंदू राष्ट्र खड़ा हो रहा है, और हिंदू राष्ट्र में दलित एक दर्शक और श्रोता के रूप में होगा, ऐसी शासनकर्ताओं की मंशा है। और चूंकि डॉक्टर रतन लाल एक यंग हैं, आर्टिकुलेट हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते हैं, और अंबेडकर नामा एक ऐसा उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जहां डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर बहस होती है। तो बीजेपी ने, आरएसएस कर लीजिए, दलित नेताओं को के ऊपर इनका राज हो गया। दलित नेता सरेंडर कर दिए हैं। दलित नौजवानों ने अपनी ताकत 2 अप्रैल को दिखाई, वो 100 साल में एक बार होता है। तो बचा कौन है? अब बचे हैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स। उस इंटेलेक्चुअल में सबसे बड़ा नाम कौन सा है आजकल? तो डॉक्टर रतन लाल। तो डॉक्टर रतन लाल को रात के 10:30 बजे पकड़ो, ताकि बाकी जो छोटे मोटे दलित इंटेलेक्चुअल हैं उनको एक मैसेज मिल जाए, और वो भी जो है अपना झंडा जो है झुका दे। आरोप है कि धार्मिक भावना उनकी जो है आहत हुई है दूसरे समाज की, हिंदुओं की स्पेशली। अगर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं इस बात से आहत हो गई हैं, तो दलितों के बारे में जो हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है, तो उससे हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। हम पुलिस स्टेशन गए थे क्या FIR दर्ज करने। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत होने का यही स्टैंडर्ड है, तो RSS का हर सदस्य इंक्लूडिंग मोहन भागवत जेल में होना चाहिए। ये मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति का लेखक कौन है? मनु है। मनु को कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? ब्रह्म हिमसेल्फ। ब्रह्म का कहना है कि ये अछूत है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करो। हाँ, ये धन संग्रह करते पकड़े जाएं तो इनको देश से बाहर करो, इनका धन वापस ले लो। हाँ, इनके नाम ऐसे हों कि नाम लेने से ही लोगों में उक्काई आए। तो दलितों के नाम कुकुर भी हैं, दलितों के नाम पड़ो भी हैं। तो यह एक वैचारिक लड़ाई है। पहला शॉट जो है, RSS has fired the first ideological shot and Professor Ratan Lal is the target. सर, दलित होने की वजह से भी उनको टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि दलित होने का मतलब हिंदू राष्ट्र में श्रोता होना है। आप सुनिए, आप बोलिए मत। तो जैसा मैं बता रहा था, मेरे बचपन में आप जमींदारों के सामने दलित हंस नहीं सकता था। दलित महिला घूंघट नहीं निकाल सकती थी। हैं? तो अब उनकी अपर कास्ट को लगता है, RSS को लगता है कि हमने भारत पर कब्जा कर लिया है। 2014 और 19 की इलेक्ट्रल विक्ट्री को वो अपनी लोकतंत्र में इलेक्ट्रल सक्सेस नहीं मान रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र पर कब्जे की तरह से ले रहे हैं। इसलिए रतन लाल को अगर साइलेंस कर दिया जाए तो गांव का दलित प्रधान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। लगता है आपको सब दलित अब शांत होंगे? देखिए, दलित तो एक व्यापक कैटेगरी है। दलितों में चमार, उसको कोई शांत नहीं करा पाया है।
आपको नहीं लगता सरकार ने चिंगारी लगा दी है दलित समाज? सरकार ने, हमने कहा है ना कि दे हैव फायर्ड द फर्स्ट शॉट, और उनको नहीं मालूम कि पासी को मैनेज कर लेंगे, खटिक को मैनेज कर लेंगे, वाल्मीकि को मैनेज कर लेंगे, गुर्जर समाज को मैनेज कर लेंगे, कुर्मी को मैनेज कर लेंगे, चमार को नहीं मैनेज कर सकते। आरएसएस आर्गूमेंट करना, कन्वर्सेशन करना, डायलॉग करना उसे नहीं मालूम। उसे शायद यह ठीक से नहीं मालूम कि हिटलर बैग जापानीज रॉयल आर्मी को कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने हराया था। उसे शायद ये नहीं मालूम कि काशी जो ब्राह्मणों का ज्ञान का पीठ है, एक वेल ड्रेस्ड चमार संत ने हराया था। उनको ये नहीं मालूम कि किस तरह से राउंड टेबल में बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को नंगा कर दिया था। तो ये अम्बेडकर बाद एक बिजली का 440 वोल्ट वाला वह तार है जिसमें हमेशा बिजली बहती रहती है, उसको कोई छेड़ेगा अपने नंगे हाथों से तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए आरएसएस अपने नंगे हाथों से रतनलाल पर हमला नहीं कराया है, बल्कि एक दरोगा को भेज करके हमला कराया है। दलितों में भयंकर गुस्सा, खासकर चमारों में। नहीं, दलित पूरे समाज में गुस्सा है, लेकिन लड़ाई लड़ेगा चमारी। लेकिन सर पहले से ही बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो है जेलों में बंद है, चाहे तेल तुमड़े हों, चाहे और भी एक्टिविस्ट हों, राइटर हों, लेखक हों। देखिए, बाकी जो इंटेलेक्चुअल्स में और रतनलाल में थोड़ा फ़र्क है। जो बाकी इंटेलेक्चुअल हैं उसमें से कई लोगों का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वगैरह रहा है और उनको भी फंसाया गया है, लेकिन प्रोफेसर रतनलाल तो प्योर एकेडमिक है, प्योर इंटेलेक्चुअल है, और उनके घर के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है। उनके कंपाउंड में 4 आम के पेड़ हैं। आपको मालूम होगा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में दलितों को आम का पेड़ लगाने का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। मीडिया चला रहा है कि राजाओं की तरह रहते हैं रतनलाल दिल्ली विश्वविद्यालय में। यस, बड़ा फार्म हाउस तरह बनाकर। तो दलित रिसोर्ट बना रखा है। आप जो राष्ट्र